नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग CGPSC मेंस की आंसर राइटिंग कैसे हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। उड़ान IAS एकेडमी में सितंबर से जो नई बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं उसमें से CGPSC प्री प्लस मेंस ये हेड ऑफिस और CGPSC प्री प्लस व्यापम की जो इंटीग्रेटेड बैच है वो सिटी प्लाजा ब्रांच में स्टार्ट होने वाली है। तारीख है 4 सितंबर और सबसे पहले 30 जो छात्र रहेंगे जो एडमिशन लेंगे उसके लिए फीस में स्पेशल डिस्काउंट भी रखा हुआ है। आप स्क्रीन पे दिए गए ऑफिस के नंबरों और मोबाइल नंबरों से इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग उत्तर लेखन शैली की चर्चा करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है CGPSC मेंस में पेपर 4 का जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 वाला जो पेपर 4 का जो पार्ट 1 वाला पार्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसमें बायो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के 2 सेक्शन है जिसको डिस्कस करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन को, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, जिसका वेटेज है 25 अंकों का। इसके बाद केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र 25 अंक का और भौतिकी या फिजिक्स 25 अंक का। तो कुल मिलाकर ये जो पेपर 4 का पार्ट 1 है उसका वेटेज हो जाता है 75 नंबरों का, 75 मार्क्स का। इसमें से जो पहला वाला सेक्शन है बायो का, उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसमें बॉटनी और जूलॉजी या बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो 30 शब्द का है। 30 शब्द के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, और लगभग 3 लाइनें रहती हैं, है ना। और ये पहला क्वेश्चन क्या है, किडवन या फर्मेंटेशन क्या होता है। मैं एक चीज और ध्यान रखिएगा, साइंस के जो कुछ टर्म्स हैं उसको वो डायरेक्ट क्या है एग्जाम में वो इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं कि क्या है साइंस के जो टर्म, जैसे शुद्ध हिंदी में किडवन हुआ, ये फर्मेंटेशन कहलाता है इंग्लिश में, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूछा जाए। देखिएगा ये 30 शब्द का है और हमारे पास जो लाइंस जो प्रोवाइडेड रहेगी वो लगभग 3 लाइन दी रहती हैं और ये आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगभग 3 लाइनों में इसको लिखना है। लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। फर्मेंटेशन क्या होता है, एक अल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया है और ये कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से जो की पॉइंट्स हैं जिसको आपको मेंशन करना है जिससे मैक्सिमम नंबर या पूरे 2 के 2 मार्क्स आपको मिल सके, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको ध्यान रखना है जो किडवन या फर्मेंटेशन होता है ये बायोकेमिकल प्रोसेस या जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस या जैव रासायनिक प्रक्रिया है। पहली चीज ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसका केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं बट शब्द सीमा को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको केमिकल रिएक्शन याद नहीं है इसकी रासायनिक अभिक्रिया तो शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे क्या किया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इस प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव उपयोग में लाया जाता है जिसको यीस्ट बोलते हैं। यीस्ट एक प्रकार का फंगी या कवक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, यीस्ट एक क्या है, सूक्ष्म जीव है जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि यीस्ट जो है वो जाइमेज एंजाइम को रिलीज करता है और उसी जाइमेज एंजाइम से ग्लूकोज क्या है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और ये अल्कोहल एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इसको आप ऐसे शब्दों में भी लिख सकते हैं अगर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं पता है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई, आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यही टर्मिनोलॉजी है जिसको मेंशन करने से आप मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। ऐसे तो आंसर लिखना आसान है ना, बट क्या है हमको क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जाइमेज एंजाइम क्या है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, बिना एंजाइम के ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है, इसलिए एंजाइम को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका महत्व क्या है।
तो देखिएगा एथेनॉल या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल का इससे निर्माण होता है। और एथिल अल्कोहल या जो एथेनॉल है, आपको पता होगा ये छत्तीसगढ़ में भी एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। तो एथेनॉल का उत्पादन इसका मुख्य महत्व है इस रासायनिक प्रक्रिया का, और इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट को आप आंसर लिखते समय ध्यान रखेंगे कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन में एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, और एथिल अल्कोहल का उत्पादन क्या है किया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, इसको मेंशन करना है। शब्दों में अगर आप टर्मिनोलॉजी को आप यूज करके आंसर लिखेंगे, लगभग 30 शब्द बन जाएंगे इसमें। और क्या है, एथेनॉल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, और प्लस एथेनॉल या एथिल अल्कोहल को पेट्रोल में मिक्स भी किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपको कैसे इसको फ्रेम करना है 30 शब्दों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जंतु विज्ञान जूलॉजी का क्वेश्चन है। सेरिब्रम के क्या कार्य हैं? देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आया है ये इंग्लिश में पूछ दिया गया है। सेरिब्रम को शुद्ध हिंदी में ना पूछ के इंग्लिश में पूछा गया है। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे, साइंस की टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में पता होनी जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और व्यापम और पीएससी में आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आजकल इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। तो मेंस का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको क्या किया गया है, इंग्लिश में पूछ दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये टर्म आपको इंग्लिश में पता रहना चाहिए। कार्य है तो कार्य को लिखना है आपको 30 शब्दों में। तो आप क्या करें, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इसको, आंसर को ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, आंसर में क्या क्या मेंशन करना है देखिएगा। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट कार्य रहता है, जितने में शरीर में क्या है संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग जैसे कि आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आंख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि। ठीक है, तो ये जो संवेदी अंग जो रहते हैं वहां से ये क्या करता है, सूचनाएं एकत्र करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सूचनाएं क्या है एकत्र करता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो संवेदी अंगों से सूचनाओं को एकत्र करना। दूसरा इसका कार्य होता है शरीर में कुछ शरीर में कुछ एक्टिविटी होती है या कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि क्या हो गया, कुछ एक्टिविटी क्या है जो तर्क से संबंधित रहती हैं, तर्क शक्ति से संबंधित रहती हैं, सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, स्मृति है, स्मृति मतलब याददाश्त है, संवेगात्मक क्रियाएं, बुद्धिमत्ता इत्यादि की जितनी भी क्रियाएं हैं जो मस्तिष्क में घटित होती हैं उसका सेरिब्रम केंद्र होता है। तो ये 2 पॉइंट को क्या कर रहे हैं, आपको मेंशन करना है शब्दों के साथ। तो जितने भी सेंस ऑर्गन रहते हैं, आईज, ईयर, नोज हो गया, उससे क्या है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी, कॉग्निटिव स्किल्स और इंटेलिजेंस का ये सेंटर होता है सेरिब्रम। तो इसको आपको आंसर में मेंशन करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, इसको कार्य जो फंक्शन है उसको पॉइंट वाइज आप आंसर को लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत क्या है? ठीक है, लिमिटाइजिंग इसको बोलते हैं फैक्टर। ब्लैकमैन एक वैज्ञानिक थे, 30 शब्द में पूछा गया है। ये वनस्पति शास्त्र या बॉटनी का प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का है। तो इसका जो आंसर है आपको लिखते समय ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, और भूमि से जल और सूर्य प्रकाश और पौधों के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल। उसकी उपस्थिति में पौधा क्या करेगा, अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है और इसमें क्या है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती। तो ये केमिकल प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश संश्लेषण में। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है।
बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित सांद्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की घटना में। लेकिन जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्या है जो दर है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, एक लिमिट आता है जब प्रकाश संश्लेषण की दर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी भी बढ़े या उसकी सांद्रता कितनी भी बढ़े वो स्थिर हो जाती है। इसके बारे में पता ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको कितने 30 शब्दों में पूछा गया प्रश्न है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो साइंटिस्ट लोगों से जो रिलेटेड जो आविष्कार रहते हैं, सिद्धांत रहते हैं, उसको जरूर पढ़िएगा, वहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। पाचन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ये, इसको मैं आपको बताता हूँ। 60 शब्दों में पूछा गया है। अगर ये 30 शब्द में पूछा जाता और 60 शब्द में पूछा गया है, तो इसको आपको देखिएगा कैसे इसको हम लोग फ्रेम करें आंसर को, ठीक है। और आपको ना ये थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कोई भी जो आंसर रहता है वो 30 और 60 में कैसे लिखा जाता है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, अगर यही क्वेश्चन 30 शब्द में पूछा जाता, ठीक है, 30 वर्ड्स में इसका लिमिट रहता, और अभी क्वेश्चन आए हैं 60 शब्दों का, तो 30। देखिए पाचन क्या है, पाचन देखिएगा एक भौतिक प्रक्रिया ना होकर रासायनिक प्रक्रिया है। चूंकि ये शरीर में संपन्न होती है हमारे, इसलिए जैव रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हो गई पाचन। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें जो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक रहते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जो जटिल रहते हैं वो क्या होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटते हैं या सरल अणुओं में टूटते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो जटिल है वो सरल में टूटता है। तीसरा इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, एंजाइम, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम की सहायता से एवं पाचक ग्रंथियों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन पाचन कहलाता है, जो कि एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ये 30 शब्द में हो जाएगा। 60 शब्द में लिखना है इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे कि पाचन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं इसे। पाचन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, इसको अब आपको चूंकि वर्ड लिमिट बढ़ाना है, तो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, तो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ आप इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कौन कौन से जटिल खाते हैं हम लोग भोज्य पदार्थ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, इत्यादि का सरल कार्बनिक पदार्थों, सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा, ग्लूकोज, प्रोटीन अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, वसा का फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में विखंडन तथा एटीपी के रूप में, तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 30 जो शब्द था उसमें मेन पॉइंट को मेंशन किया, 60 शब्द में उसी को इलिबरेट कर दिया या उसका विस्तार में हमने आंसर लिखा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि 60 को 30 या 30 को 60 में कैसे हम लोग उसको फ्रेम करें आंसर, क्लियर। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जैसे हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो क्या कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया है एटीपी,
तो आप ये इन चीजों को अवॉइड कीजिएगा। जैसे मैंने कुछ इंग्लिश के शब्दों को क्या किया, देवनागरी लिपि में लिखा है ऐसे, तो आप ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा का पूरा आपका आंसर देवनागरी लिपि या हिंदी में रहे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये बॉटनी वनस्पति शास्त्र का है। प्रमुख वृद्धि हार्मोन्स के नाम लिखिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 60 शब्द दे दिया है और आपको क्वेश्चन में केवल नाम को मेंशन करने के लिए बोला गया है। जब आपको अगर नाम को मेंशन करने के लिए बोला गया है तो आपको कार्य को नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे नाम पूछा गया है तो नाम को लिखिए, कार्य पूछा गया है तो कार्य को पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चन में चीजों को ऐड नहीं करना है, जो पूछा गया है उसी को लिखिएगा। तो आपको क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से पढ़ना है। तो इसमें क्या लिखा है, और एक और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वृद्धि वर्धक हार्मोन पूछा गया है। इंग्लिश में इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके नेम को मेंशन करना है, केवल आपको फंक्शन या कार्य को नहीं लिखना है, ठीक है। और इसमें पौधों में वृद्धि रोधक भी हार्मोन होता है, ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब जो वृद्धि को कम करता है। तो आप आंसर लिखते समय हम लोग कई बार अनकॉन्शियसली क्या है, चीजों को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को। अब आपको आ गया हार्मोन पौधों में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर दिए, उसको जो वृद्धि रोधक हार्मोन है उसको भी मेंशन कर दिए, क्योंकि हमको प्लांट हार्मोन को मेंशन करना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस गलती से बचना है। आपको वृद्धि वर्धक मतलब पौधों में ग्रोथ बढ़ाने वाले हार्मोन को लिखना है, ठीक है। केवल नाम लिखने बोला गया है, आप नाम को लिखिएगा इसमें। जैसे कि क्या होता है, और देवनागरी लिपि में लिखना है, ध्यान रखेंगे। आपको इंग्लिश वर्ड, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करना। तो ऑक्सीन, और दूसरा हो जाएगा इसमें जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन है, ठीक है, और इथाइलिन या इथीन, और कुछ जो है फूलों के उत्पादन में या फूलों को वृद्धि बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिसमें ट्राउमेटिन और फ्लोरिजन, ठीक है। हालांकि इसमें वर्ड लिमिट ज्यादा है, लेकिन क्या है, आपको नाम मेंशन करने के लिए बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा, आपको केवल नाम मेंशन करना है। अगर आपने नाम मेंशन कर दिए तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसको आपको कार्य को बिल्कुल नहीं लिखना है। नाम के साथ कार्य पूछा जाता तब आपको लिखना रहता, तो ये आप ऐसे ही आप क्या है पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। बट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वृद्धि वर्धक हार्मोन पूछा गया है ना। जैसे कि प्लांट में एक हार्मोन रहता है एब्सिसिक एसिड, वो वृद्धि को रोकता है, उसको मेंशन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 60 शब्दों का ही है। पेसमेकर क्या है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 60 शब्दों में पूछा गया है। देखिएगा, ये जूलॉजी जंतु विज्ञान का शब्द है, परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम का, और ये टॉपिक रिलेटेड है हमारे एक ऑर्गन हृदय या हार्ट से, ठीक है। अब आपको 60 शब्दों में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हृदय का जो दायां भाग रहता है वहां पे कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं, जिसको हम लोग SA नोड कहते हैं। आप इसको हिंदी में लिखिएगा, है ना। इसको दायां भाग में क्या रहता है, कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह रहता है, जिसको SA नोड कहते हैं। SA नोड का पूरा नाम साइनो ऑरिकुलर नोड है। SA नोड का पूरा नाम साइनिक ऑरिकुलर नोड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ये इलेक्ट्रिक इंपल्स या विद्युत स्पंदन की उत्पत्ति करता है, मतलब इससे करंट पैदा होता है। यह जो विद्युत स्पंदन या करंट है, दो विशेष प्रकार के नर्व या तंत्रिकाओं, जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस, ठीक है, इसका हिंदी नाम नहीं है, आप इसको देवनागरी लिपि में लिखना पड़ेगा, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर के द्वारा, इसको बंडल ऑफ हिस या परकिंजे फाइबर के द्वारा हृदय के सारे भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे हृदय क्या करता है, हार्ट या हृदय में क्या हो जाता है, हृदय पंप करना स्टार्ट करता है, ठीक है। हृदय क्या करता है, पंप करना स्टार्ट करता है, और पंप करने के बाद वो क्या करेगा, हमारे शरीर में रक्त का क्या करेगा, सभी भागों में पहुंचाता है या उसका परिवहन करता है,
ठीक है। चूंकि ये जो हृदय का जो धड़कना या पंपिंग करना दाएं भाग के ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, इसी कारण इसको पेसमेकर भी बोला जाता है। इसी कारण इसको पेसमेकर भी बोला जाता है। अब एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गलतियां होती है। पेसमेकर दो प्रकार का होता है। पेसमेकर होता है, एक होता है नेचुरल या जिसको बोलते हैं प्राकृतिक, जब पैदा होने के साथ मनुष्यों में वो रहता है। और दूसरा क्या रहता है, कृत्रिम। जब भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कृत्रिम है ना, जब भी एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाएगा तो उसका पूछने का मतलब प्राकृतिक पेसमेकर से। जब प्राकृतिक खराब होता है तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आप प्राकृतिक पेसमेकर जो हृदय में रहता है, जिसको ऐसे नोड कहते हैं, और जो जुड़ा रहता है पर्किंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस से, इसको मेंशन करना है। कृत्रिम अगर पूछा जाए तभी कृत्रिम के बारे में लिखिएगा, क्योंकि जब प्राकृतिक खराब होता है तो इसको ग्राफ्ट किया जाता है पेशेंट के बॉडी में, है ना। तो जब तक ना पूछा जाए तो आपको प्राकृतिक को मेंशन करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पेसमेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आंसर में आनी चाहिए, जैसे कि ऐसे नोड का पूरा नाम, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये टर्मिनोलॉजी के साथ आपको आंसर को लिखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताइए। ये जो है जो क्वेश्चन श्वसन या रेस्पिरेशन वाले टॉपिक का है, जंतु विज्ञान का। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, आपको अंतर लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। ये 100 वर्ड्स के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 वर्ड्स मतलब 30 अगर वर्ड लिमिट रहेगा तो 2 नंबर, 60 यदि वर्ड लिमिट है आपको दिया गया है तो 4 नंबर, 100 के लिए 8 नंबर है। तो देखिएगा कैसे लिखना है इसको। ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन तो नहीं है और लोग कई तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज लिखना ज्यादा अच्छा है पैराग्राफ की तुलना में। और उस पॉइंट वाइज में भी सबसे बेस्ट क्या है वो देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा मैक्सिमम नंबर जिससे आपको मिल सके। देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ऑक्सी श्वसन हो जाएगा, एक साइड हो गया अनऑक्सी श्वसन, क्लियर। अब इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं कंपेयर करके। तो ऑक्सी श्वसन में क्या है, कौन सी गैस यूज होती है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, संपन्न होता है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है। और ये क्या होगा, ऑक्सीजन की कम मात्रा या अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो पहला पॉइंट गैस वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, रासायनिक क्रिया, ठीक है। तो इसकी क्या है, रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सी श्वसन का क्या होता है, सॉरी, है ना। इसमें क्या होता है, C6H12O6 जो रहता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है और यहाँ से 38 ATP के अणुओं का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। ये जो 38 ATP के अणु हैं या मॉलिक्यूल्स है, ये हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अनऑक्सी श्वसन में। अनऑक्सी श्वसन में रासायनिक अभिक्रिया देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यदि मनुष्यों में, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मनुष्यों में, हमारे शरीर में अनऑक्सी श्वसन होता है, बिल्कुल 100% होता है। लेकिन मनुष्यों में जो अनऑक्सी श्वसन होता है वो कठिन व्यायाम के दौरान होता है। और इस दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा और लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। पहला चीज ये, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार आया भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो व्यायाम के दौरान, कठिन व्यायाम के दौरान ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है और मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ये मनुष्यों में हो गया। दूसरा जो क्या है, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, खासकर एक कोशीय सूक्ष्म जीव रहते हैं, ये क्या करेंगे, ये जो ग्लूकोज को है वो फर्मेंटेशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वही है। जैसे कि कवक और बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं, जीवाणु, है ना, कवक को फंगी बोलते हैं, ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो अनऑक्सी श्वसन का जो केमिकल रिएक्शन है वो दो हो जाएगा, एक लैक्टिक एसिड वाला और एक अल्कोहल वाला, ठीक है। ऑक्सी श्वसन का ये केमिकल रिएक्शन ही है। तो दूसरे पॉइंट में हमने क्या मेंशन किया, केमिकल रिएक्शन को। तीसरे
जगह में हम लोग लिखेंगे कि कहाँ संपन्न होता है ना, तो इसके किस स्थान पे संपन्न होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीश्वसन जो होता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर का एक कोशिकांग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, वहां संपन्न होता है। ठीक है, और ये क्या होगा, अनऑक्सीश्वसन साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका, जो आपको मेंशन करना है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट हो जाएगा क्या, इसका उदाहरण है ना, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण। तो ऑक्सीश्वसन जो होता है वो हायर एनिमल्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मनुष्य, और क्या है, अन्य विकसित जंतु जो हैं हम आसपास देखते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी जानवर, वो आ जाएंगे। और जो अनऑक्सीश्वसन है वो यूजुअली सूक्ष्म जीवों में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया एक कवक और इसमें जीवाणु भी आ जाएगा। तो आपको क्या है, बैक्टीरिया और फंगी को लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी मतलब क्या है, जीवाणु और कवक हो गया। कृमि जो रहते हैं, है ना, फीता कृमि और चपटा कृमि, ये दोनों अनऑक्सीश्वसन करते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सिस्टमैटिक क्या है, 4 पॉइंट में ऑक्सी और अनऑक्सीश्वसन को लिख सकते हो। कौन सी गैस उसमें इन्वॉल्व हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्या है उसका, कौन से लोकेशन या साइट पे वो अकर होता है, और क्या है उसके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टमैटिक लिखने से क्या है, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पौधों में खनिजों के परिवहन, और ब्रैकेट में दे रखा है अक्रिय परिवहन की विधि को विस्तार से समझाइए। और हमारे पास वर्ड लिमिट क्या है, 100 वर्ड्स का है, हमारे पास वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स का है। अब देखिएगा, पौधों में परिवहन तो पूछा गया है। ठीक है, पौधों में परिवहन किसका है, खनिजों का परिवहन पूछा गया, जल का भी होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि खनिजों का परिवहन लिखना है। दूसरा, अक्रिय परिवहन पूछा गया है। परिवहन दो प्रकार का रहता है, अक्रिय और सक्रिय। अक्रिय को पैसिव और सक्रिय को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, बट यहाँ अक्रिय पूछा गया है। कई बार हम लोग क्या है, सरसरी निगाह में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो पूछा गया है उसको ना पूछ के क्या है, कुछ और लिख देते हैं हड़बड़ी में। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग पेन से आंसर लिखते हैं, हमारे पास वर्ड लिमिट भी लिमिटेड रहता है। अगर हम लोग गलत आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, वो आपका तो टाइम भी जाएगा, और ये दोबारा हम क्या पेन से लिखें तो इसको तो इरेज नहीं कर सकते, तो आपका टाइम और नंबर दोनों लॉस होता है। उससे अच्छा आप क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाइए थोड़ा, और उसको अच्छे से पढ़ के ही आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे अच्छा होगा कि बड़े क्वेश्चन को आप क्या है, साइड में जो रफ कार्य के लिए जगह रहता है वहां की पॉइंट्स को लिख लीजिए, ताकि आप ना अपने क्या है, आंसर राइटिंग के समय क्या है, भटके ना, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप फ्रेम करने के लिए क्या है, रफ कार्य के लिए जो जगह है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को या फ्लो चार्ट को लिख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करते जाइए, आंसर को फ्रेम करते जाइए। नहीं तो क्या है, गलत लिख देंगे तो आपका टाइम और नंबर दोनों वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे भी 100 शब्द का है, ज्यादा वेटेज है इसमें मार्क्स का। ठीक है, तो अक्रिय परिवहन की विधियां निम्नलिखित होती हैं, ये पहला आपका सेंटेंस हो जाएगा। अक्रिय परिवहन की निम्नलिखित विधियां होती हैं, ये हो गया। उसमें पहला है सामान्य विसरण विधि के द्वारा, सामान्य विसरण विधि के द्वारा। ठीक है, विसरण को डिफ्यूजन बोलते हैं, जिसमें कोई पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में क्या है, जाता है। तो पौधों की जड़ें जो मिट्टी में जो खनिज लवण रहते हैं उनकी सांद्रता जब ज्यादा होती है तो अधिक से कम सांद्रता में पौधों के शरीर में चला जाता है। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसका कोई हिंदी में शब्द ही नहीं है, फैसिलिटेटेड विसरण। तो फैसिलिटेटेड जो विसरण रहता है या डिफ्यूजन रहता है, इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन है वो, इसको मेंशन करना आपको बहुत जरूरी है, इसके बिना तो होता ही नहीं है ये डिफ्यूजन। तो कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल रहते हैं, जो प्रोटीन के अणु रहते हैं, वो कैरियर मॉलिक्यूल का काम करते हैं। क्या करते हैं, कैरियर अणु या मॉलिक्यूल का काम करते हैं, और वो खनिजों को अंदर कोशिकाओं के लाते हैं। इसको फैसिलिटेटेड विसरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट आ जाएगा आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि तीसरा पॉइंट है, आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि में क्या होता है, देखिएगा, जो मिट्टी में
सूक्ष्म जो आयन रहते हैं जैसे पोटेशियम के, सोडियम के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, ये सब जो आयंस मिट्टी में रहते हैं नेचुरल भी रहते हैं, और जब हम खाद या उर्वरक देते हैं फर्टिलाइजर उसमें भी मिला हुआ रहता है। तो जब इसकी सांद्रता बढ़ती है तो ये आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ये आयन एक्सचेंज होते हैं पौधों में और अंदर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश कर कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में प्रवेश करते हैं। ये हो गया। और इसके बाद चौथा जो है ये है, चौथा जो पॉइंट है इसमें कार्बोनिक आयन विनिमय सिद्धांत। कार्बोनिक आयन विनिमय सिद्धांत, ठीक है। तो कार्बोनिक आयन विनिमय, कार्बोनिक आयन एक्सचेंज थियरी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका केमिकल रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, इसमें तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे पहले पानी के साथ क्रिया करके H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक जो एसिड है वो डिसोसिएट होता है, मतलब टूटता है अपने आयंस में, H प्लस SCO3 माइनस, तो इसने कार्बोनिक आयन बना लिया। ये जो कार्बोनिक आयन है वो जो मिट्टी में मौजूद पोटेशियम या जो भी जितने भी आयंस लिखा हूं, यूजुअली वो पोटेशियम और सोडियम के आयन से क्रिया करता है। और सोडियम पोटेशियम आयन से मान लीजिए क्रिया किया तो ये जो ये जो पोटेशियम का आयन है कार्बोनिक आयन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, KHCO3 मतलब पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये अगेन टूटता है पोटेशियम आयन और SCO3 आयन में, और इस प्रकार पोटेशियम आयन ये जो कार्बोनिक एसिड का आयन रहता है उससे पहले जुड़ता है, फिर टूट करके अंदर प्रवेश करता है पौधों के। तो इसको जब आप क्या है पढ़ेंगे अच्छे से तो क्या है ये, उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन को मेंशन करेंगे, तभी आपको अच्छे से मार्क्स इसमें मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसको आपको मेंशन करना है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आयन एक्सचेंज थियोरी एंड कार्बोनिक आयन एक्सचेंज थियोरी। ठीक है, तो ये 4 को जब आप डिटेल में मेंशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मेंडल की नियम की सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखिएगा ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है, और इस कारण इन्होंने क्या है आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं, आने की फ्यूचर में भी भविष्य में संभावना बहुत ज्यादा है। तो मेंडल की नियम की सीमाओं, आपको देखिएगा मेंडल की नियम नहीं पूछा गया है। ठीक है, हम लोग यही गलती क्या कर देते हैं, पढ़ते नहीं है ढंग से क्वेश्चन और आप क्या है हड़बड़ी में लिखना चालू कर देते हो। आप मेंडल के नियम को लिख दोगे, मेंडल का नियम नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि मेंडल की नियम की लिमिटेशंस क्या क्या थी। ये प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, ऐसा तो आप नहीं तो धोखा खा जाएंगे, गलत आंसर लिख देंगे। लिमिटेशन का मतलब वो चीज होता है, या सीमा का मतलब वो चीज है जो मेंडल को नहीं पता था, या मेंडल के नियम के विचलन, या इसको अपवाद भी बोल सकते हैं हम लोग। ये शब्द विचलन या अपवाद में से भी पूछा जा सकता है। तो क्या है, क्या क्या बन सकता है कि मेंडल की नियम की सीमाएं, विचलन या अपवाद। ठीक है, इंग्लिश में लिमिटेशन वर्ड बोलेंगे। तो उन पॉइंट्स को मेंशन करना है इसमें जो मेंडल को चीजें नहीं पता थी। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं जो मेंडल की नियम की सीमाएं थी, उसमें है उत्परिवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन बोलते हैं। ह्यूगो डी विरिस, कॉल कोरेंस और शैमरक, ये 3 वैज्ञानिक थे। तो ये 3 वैज्ञानिकों का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया कि म्यूटेशन के बारे में मेंडल को नहीं पता था। म्यूटेशन को भी लिखना पड़ेगा आपको। 2 प्रकार का होता है, एक रहता है सेल्फ म्यूटेशन मतलब स्वतः उत्परिवर्तन, और एक रहता है इंड्यूस म्यूटेशन, प्रेरित उत्परिवर्तन। हमारे जो शरीर के आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए, आरएनए, जीन और क्रोमोसोम में जो परिवर्तन आ जाते हैं उसी को हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं, जिसका सिद्धांत क्या है, ह्यूगो डी विरिस के द्वारा दिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। मेंडल की सीमाओं का वर्णन किसने किया है, मेंडल की सीमाओं का वर्णन 3 वैज्ञानिकों ने रीडिस्कवर किया उसके सिद्धांतों को। तो ह्यूगो डी विरिस हो गया है,
कार्ल कॉरेंस हो गया और शैमरक हो गया, उसमें से ह्यूगो डी विरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखेंगे। 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल की सीमाओं के बारे में वर्णन किया था, उसमें से ह्यूगो डी विरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया था। उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ और इंड्यूस्ड, इसको आपको मेंशन करना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो उत्परिवर्तन के बारे में मेंडल को नहीं पता था। लिंग सहलग्नता, लिंकेज बोलते हैं इसको, थॉमस हंट मोर्गन ने इसका सिद्धांत दिया था लिंकेज का, ठीक है। ड्रोसोफिला फ्लाई या मक्खी पे उन्होंने प्रयोग किया था। और लिंग सहलग्नता क्या होती है और रोग क्या होते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा आपको सुपरफिशियली या इसको साधारण रूप से इसको मेंशन करना है, क्योंकि हमको और कुछ पॉइंट लिखने हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिंग सहलग्नता के बारे में भी मेंडल को नहीं पता था, उत्परिवर्तन के बारे में भी मेंडल को नहीं पता था। सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस बोलते हैं, और इसका क्लासिक एग्जांपल है मनुष्यों के शरीर में एबी ब्लड ग्रुप। तो एग्जांपल को भी मेंशन करना है। तो एबी जो ब्लड ग्रुप जो रहता है उसमें क्या है, ए ब्लड ग्रुप का जीन और बी ब्लड ग्रुप का जीन दोनों प्रभावशाली होता है। इसके बारे में मेंडल को नहीं पता था कि 2 जीन जब आपस में ब्लेंड होते हैं या मिक्स होते हैं तो दोनों के दोनों जीन अपना प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये मेंडल को नहीं पता था, उसको कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेंडल को नहीं पता था, इसके बारे में भी आपको ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। इसके बाद है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था और उन्होंने क्या बताया था कि सदैव प्रभावी जीन ही अपना लक्षण प्रकट करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार जब प्रभावी और अप्रभावी जीन को मिलाया जाता है तो क्या होता है, एक नया कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। जैसे कि क्या था, ये प्रयोग किया गया था मीराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने मेंशन किया है नाम मीराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जब आप आंसर लिखेंगे तो, ठीक है। आप आंसर लिखते समय अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आप की टर्म्स को, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन से ये आंसर लिखना है। आप डायग्राम बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर लाल या हरे रंग का प्रयोग नहीं करेंगे, पेन का ध्यान रखेंगे, या पेंसिल कलरफुल यूज नहीं करना है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करना है। तो अपूर्ण प्रभाविता जो था वो प्रयोग किया गया था, मीराबिलिस जलापा पौधा था फूल वाला, और इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। तो इस पे यह प्रयोग किया गया था और देखा गया कि जब लाल और सफेद पुष्प को मिक्स किया जाता है, उसको हाइब्रिड बनाया जाता है, तो ये देखने को मिला, ना ही चूंकि उसमें लाल कलर प्रभावी था और क्या है सफेद अप्रभावी था, लेकिन वो लाल कलर के पुष्प ना या फूल ना हो करके पिंक या गुलाबी कलर के क्या है फूलों का उत्पादन हुआ था। तो इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी मतलब मेंडल का ये मानना था कि एक जीन में 2 कैरेक्टर हो सकते हैं, एक जीन में 2 लक्षण हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कि ना हाइट के लिए जीन, तो मेंडल का ये मानना था कि हाइट के लिए जो जीन रहता है वो मैक्सिमम 2 लक्षण प्रकट कर सकता है। क्या 2 लक्षण प्रकट कर सकता है, या तो कोई व्यक्ति लंबा होगा या बौना, या तो वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। तो मेंडल का ये मानना था कि कोई भी जीन में 2 लक्षण ही रहते हैं या 2 कैरेक्टर रहते हैं। बाद में प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और एक जीन एक साथ कई सारे कैरेक्टर को प्रकट कर सकता है, उसी को प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। जैसे आंखों का कलर, मनुष्यों में आंखों का जो कलर जो रहता है मनुष्यों में वो क्या क्या हो सकता है, वो ब्राउन हो सकता है, वो ब्लैक हो सकता है। विदेशी लोगों की आंखें जो नीली और हरी कलर की भी होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही हमारे स्किन का कलर है, हमारे स्किन के कलर में भी कई सारी वैरायटी देखने को मिलती है। अगर पूरे विश्व में देखे जाएं तो एकदम एक्सट्रीम ब्लैक से लेके एक्सट्रीम व्हाइट, तो बहुत सारा शेड है उसमें, है ना, 70-80 प्रकार का शेड होगा। तो ये मतलब एक जीन में इतने सारे लक्षण हैं। तो इससे क्या है पता लगता है ये कि ना प्लियोट्रॉपी वाला जो कॉन्सेप्ट है मेंडल को नहीं पता था, और मेंडल को पता भी कैसे रहेगा, उन्होंने तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था।
तो मेंडल की नियम की सीमाएं, ये आप 5 पॉइंट लिखिए और 5 पॉइंट को क्या कीजिएगा, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए 2-2 लाइन में आप लिखते जाएंगे तो 5 पॉइंट में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2-2 3-3 लाइन में भी लिखेंगे तो आपका 100 वर्ड का ये हो जाएगा। और कुछ भी पॉइंट्स हैं, बट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया। और एक चीज और बता दूं, ये जितने भी की टर्म्स मैंने लिखे, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, सेक्स लिंकेज लिंकेज, सहप्रभाविता कोडोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और प्लियोट्रोपी, इन सभी से 30 से 60 शब्दों के भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और इस प्रकार क्या करना है, आपको आंसर को अपने फ्रेम करना है। और मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया था, वैज्ञानिक का नाम थॉमस हंट मॉर्गन और जो फ्लाई या मक्खी का नाम था ड्रोसोफिला। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, हाईलाइट हो जाता है, जो की पॉइंट रहता है वो। तो ये ध्यान रखेंगे और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।